Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, today I will discuss about the environment and ecology. You know, it is very important for the UPSC and the all state PCS exams. That's why, I have chosen a crucial topic for the preliminary examination. Let's get started, beginning with the first question of the day. As you know, we have already covered so many questions of the geography, political science, history, economics. If you have not visited that, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding all the subjects. Let's get started, beginning with the first question. The first question है, consider the following statements about the Central Pollution Control Board. तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में स्टेटमेंट दी गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, EPA एक्ट 1986. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था. एंड द थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन नॉट इम्पोज पेक्यूनरी पेनल्टी. ये क्या पेक्यूनरी पेनल्टी नहीं लगा सकता. तो इन में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और फ्रेंड्स, आपको साथ के साथ अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाओगे. अगर गलत होता है तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप फिर भी लंबे टाइम तक याद रखोगे. और ठीक अगर आप कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे वे में जा रही है और आप जल्द ही सक्सेस होने वाले हो. ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट एंड सेकंड. तो इसका करेक्ट आंसर सी है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन 1974, तो आप इसको याद रख सकते हैं. जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उस टाइम पे ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड, मतलब उस टाइम पे वाटर की बात की गई. आप इंदिरा गांधी जी से याद रखना कि वाटर, तो आपको याद रहेगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टैट्यूटरी बॉडी थी और ये एस्टैब्लिश की गई थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974. और जो एनक्लेप है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कंसोनेंस विद द सेक्शन 162B ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन. तो मतलब जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो 1986 के रूल के अकॉर्डिंग है, जिसमें एयर के बारे में बात की गई है. और जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो 1974 के अंडर आता है एक्ट के. और ये 1986 के टाइम राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे. आप इससे ट्रैक से याद कर सकते हैं, राजीव गांधी जी के टाइम पे एयर का पोल्यूशन कम था. इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट भी इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन आल्सो इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टी, जो पैसे से रिलेटेड पेनल्टी भी लगा सकता है, ऑन द गिल्टी पार्टीज इंक्लूडिंग द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो आपकी एमसी पे भी ये इम्पोज कर सकता है. पिक्यूनरी बोलते हैं पेनल्टी, जो फाइनेंस के पैसे से रिलेटेड पेनल्टी है, जो रूल फॉलो नहीं करते उन पे लगा देता है. और दिस बॉडी कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बट द एक्ट इंश्योर्स ऑटोनॉमी इन इट्स फंक्शन. तो सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल 1974 के अंडर आती है, तो इसकी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करता है ये एक्ट. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है. आपको क्वेश्चन में, आपको पेपर में बिल्कुल स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि इसमें क्या है, एम्बिग्यूटी रह जाती है. अच्छे तरह से हम पढ़ते नहीं है और कई बार हमें डेलिबरेटली, मतलब आपको पता भी है रहेगा और आप गलत भी करके आओगे जानबूझकर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ. क्या सन से ही सब इकोसिस्टम एनर्जी लेते हैं. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. PAR बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. मतलब जो हाफ ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ इज द PAR. जो आधे इंसिडेंट होते हैं सोलर रेडिएशन से, तो PAR के वजह से होते हैं.
आप अपना आंसर मार्क कीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, मतलब सन ही ओनली सोर्स है जो इकोसिस्टम अर्थ पे होते हैं फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल, मतलब एक्सपेक्ट। तो सन ओनली सोर्स अर्थ पे जो रहता है एक्सेप्ट जो समुंदर के नीचे हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो पानी की गर्मी से जो आपके डीप सी में फोटोसिंथेसिस होता है वही इसको छोड़ के, तो इसलिए सभी इकोसिस्टम पे नहीं है ये, अर्थ पे इकोसिस्टम पे, पर मैराइन इकोसिस्टम के लिए एनर्जी का सोर्स नहीं है सन। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्या बोला गया है, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ अबाउट 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज द अमाउंट ऑफ द लाइट अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो PR वो होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी लाइट अवेलेबल रहती है सन की। लाइट इज द 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज। तो लाइट की वेवलेंथ कितनी रहती है, 400 to 700 नैनोमीटर। नैनो होता है 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म गाइंड्रोमोर्फिज्म was recently in the news, which among the following best describe the concept of the गाइंड्रोमोर्फिज्म। तो गाइंड्रोमोर्फिज्म के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। ए है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज बोथ मेल एंड फीमेल टिश्यू। ये ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म की है कि जो मेल और फीमेल उसी एक के अंदर होते हैं। बी है, क्या मैकेनिज्म है थ्रू विच ऑर्गेनिज्म इंटर्स इनटू हाइबरनेशन, क्यों शीत निंद्रा, मतलब वो मरे जैसा फील होता है जैसे मृत है। सी है, इट इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेज अनदर ऑर्गेनिज्म बॉडी एज ए होस्ट टू ले एग्स, मतलब एक आपका एनिमल दूसरे एनिमल के अंदर एग्स दे देता है, तो क्या उसको प्रोसेस को बोलते हैं गाइंड्रोमोर्फिज्म। एंड द डी है, इट इज द फॉर्म ऑफ द एडॉप्शन मैकेनिज्म बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। क्या क्लाइमेट चेंज के परिवर्तन के निपटने के लिए कुछ जीवों को अनुकूल तंत्र के एक रूप है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सॉल्यूशन ए है। गाइंड्रोमोर्फिज्म इज ए रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिना, एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिना है विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैज ट्रेट्स ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल टिश्यू। मेल और फीमेल के टिश्यू रहते हैं, मतलब एक ही मान लो मेल है या फीमेल है जो दोनों का काम करेगा। इसमें यही है कि द रीजन बिहाइंड द फिनोमेना इज आइदर जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोल डिसऑर्डर, या तो जेनेटिक उनके म्यूटेशन हो जाता है या क्रोमोसोल डिसऑर्डर हो जाता है। द फिनोमेना हैज़ बीन स्पॉटेड इन द ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा बचपन में, जैसे लोकल लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर बोलते हैं उसको, तो उसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। उसमें मेल फीमेल एक ही रहता है। और ये कोले जगह है जो वेटलैंड्स इन द केरला में ये फिनोमेना आ चुका है। उसमें या तो जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया है। और बटरफ्लाई में भी देखा गया है। क्रस्टासेन जो मान लो केकड़े जैसा पानी मराइन लाइफ में रहता है, एंड सम बर्ड्स को उसमें देखा गया है कि वो मेल फीमेल के गुण एक ही में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। जो माइग्रेटरी स्पीसीज पे कन्वेंशन है, कन्वेंशन होता है कि बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो गए। यहाँ तो हम जैसे कोई लोकल बेस पे बात करें तो बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो गए, एक सहमति हो जाती है। वैसे ही सभी देश इकट्ठे हो गए एक सहमति कर लेते हैं, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। जो नॉर्म्स हैं या तरीका चलता आ रहा है। इट इज़ एन इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजिज ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, मतलब IUCN के अंदर क्या है, इन्वायरमेंटल ट्रीटी है ये। इट इज़ द ओनली कन्वेंशन दैट डील्स विद द टाकिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड से उनको टेकिंग है या उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है, उसको शिकार किया जा रहा है, उसके बारे में क्या ये अकेला ही ये ऐसा कन्वेंशन है। थर्ड वन है, द 13th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ दिस कन्वेंशन वाज हेल्ड इन इंडिया, मतलब 13वीं की COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो क्या वो इंडिया में हुई थी?
आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एंड इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनपी के अंदर आता है, ना कि IUCN के अंदर आता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट इज द ओनली कन्वेंशन दैट डील्स विद द टेकिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द वाइल्ड। मतलब कोई एनिमल को ले रहा है, स्पीसीज को, या उसको शिकार कर रहा है, तो उसके बारे में ये CMS अकेला ही है कन्वेंशन। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 13 मीटिंग क्या हुई थी आपकी गांधीनगर गुजरात में हुई थी 15 से 22 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिट्रस फूड चेन बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डिट्रस फूड चेन है आपकी, वो मरे हुए जो ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा स्टार्ट होती है। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया। मान लो कोई फसल खड़ी हुई है तो उसको काटा नहीं गया है, तो उसको ही मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया बोलते हैं क्या। एंड द फाइटोप्लैंक्टन्स एक्ट्स एज ए ऑटोट्रोफ्स इन ग्रेजिंग फूड चेन। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं छोटे छोटे, मान लो जीव जंतु होते हैं मैराइन लाइफ में, और जो कि अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना खुद बनाते हैं, उसको मछलियाँ खाती हैं। तो क्या ऑटोट्रोफ होता है जो अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सॉल्यूशन डी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर है। जैसे फूड चेन्स आर फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मतलब जो भी प्रोड्यूस करेगा उससे स्टार्ट होगी। जैसे प्लांट्स है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, तो ये फूड चेन का पहला स्टार्ट है। सच दैट एनिमल फीड्स ऑन द प्लांट और सच अनदर एनिमल, या तो कोई एनिमल खाएगा इन पेड़ को, या फिर कोई एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा। इन टर्न इज फूड फॉर अनदर, सच ए चेन ऑफ वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। मतलब एक फूड चेन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो जो डिट्रस फूड चेन बिगेन्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, इट इज मेड ऑफ द डिकम्पोजर विच आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक होता है तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डी डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्रस। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिट्रस बोलते हैं। उन पे फंगी आपका बैक्टीरिया लग जाएगा और उनको ही सेप्रोट्रोफस बोलते हैं, क्योंकि सेप्रो का मतलब होता है टू डिकम्पोज। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ईच ट्रोफिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एट द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास और द नंबर ऑफ in an unit area. The biomass of a species is expressed in terms of the fresh or dry weight. Measurement of biomass in terms of the dry weight is more accurate. मतलब ये बोला गया है कि पेड़ होता है जो आपका ट्रॉफिक लेवल में पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। जो मान लो खड़ी फसल है आपकी, तो वो उसको काउंट किया जाता है ट्रॉफिक लेवल में। और ट्रॉफिक लेवल का क्या, मास लेवल बायोमास से पर यूनिट एरिया डिवाइड करके आप उसका कैलकुलेट करते हो। और बायोमास क्या है, ड्राई वेट में ज़्यादा एक्यूरेट आता है। और फाइटोप्लैंक्टन जो टीनी ऑर्गेनिज्म रहते हैं पानी के अंदर, ओशियन के अंदर, ऑटोट्रोफ्स इसलिए बोलते हैं कि खुद ही खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, consider the following statements regarding Lingaraja temple which of the was recently in news। लिंगराज टेम्पल रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि उसके बारे में बोला गया था कि हम इसके जो मॉडल है इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस। इसका जो एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज बिल्ट इन द 11th सेंचुरी बाय द किंग्स फ्रॉम द सोमावंशी डायनेस्टी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वाज बिल्ट इन डिपिक्ट दर्शाता द फीचर ऑफ द कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर।
तो क्या कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दिखाता है। एंड द लॉर्ड शिवा इज द टेम्पल इन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ द शिवा शक्ति। लॉर्ड शिवा का जो शिव जी का मंदिर है, क्या उसको शिव शक्ति के तौर पर पूजा जाता है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आर्ट एंड कल्चर में भी आपको इंक्लूड करेगा, पर करंट का क्वेश्चन है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। जो ओडिशा गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस किया था कि फेस लिफ्ट करना है, जो मान लो फेस खराब हो गया है इसका स्ट्रक्चर का, विदाउट इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर थी उसको डिस्ट्रॉय किए बिना हो। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 11th सेंचुरी बाय द सोमावंशी डायनेस्टी, लेटर एडिशन वर मेड बाय द गंगा रूलर। तो आप ये से याद रखते हो कि सोमावंशी डायनेस्टी ने इसका कलिंगा इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर तैयार किया था, बाद में गंगा डायनेस्टी ने इसको आगे पहुंचाया था। सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है कि कल्मिनेशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर स्कूल, जो कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इसमें यूज किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड एज ए हरिहरा, ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सैविज्म एंड वैष्णविज्म। तो इस मंदिर में जैसे लॉर्ड शिवा को वैष्णविज्म और आपका शिवजिम दोनों के हरिहरा के तौर पर पूजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डेजर्ट इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हेल्प द फौना इन द सर्वाइविंग द एक्सट्रीमिटीज। मतलब अपोजिट सी मान लो सिचुएशन में कैसे जो है इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, रेगिस्तान का इकोसिस्टम है, वो अपने आप को कैसे वहाँ पे फ्लोरा फौना कैसे सर्वाइव करते हैं। स्टेटमेंट दी गई है। दे हैव शॉर्ट लेग, उनकी छोटी टांगें होती हैं। दे एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, वो कंसनट्रेटेड गाढ़ा यूरिन पास करते हैं। दे हैव लार्ज ईयर्स। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। जो एनिमल डेजर्ट एरिया में रहते हैं ना, तो उनको वार्म या हॉट एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी की तरह उनकी स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे एनिमल रहते हैं उनकी लंबी टांगें रहती हैं रेत में रहने के लिए और तेज़ भागने के लिए ग्राउंड सरफेस से, क्योंकि ज़्यादा हॉट रहती है तो इसीलिए उनकी टांगें लंबी हैं, क्योंकि उनकी बॉडी तक हीट न पहुँच पाए, और जल्दी भागने की उनकी ताकत हो जाती है, चलने की आदत हो जाती है। और यही हमेशा इन अपने पानी बॉडी में बचाने के लिए तो ये एक्सक्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन, मतलब गाढ़ा बाथरूम करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी से वे पानी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। और इनके क्या है, कान लंबे होते हैं। आप कभी भी ये अगर ये नोट किया हो तो राजस्थान के आप बंदे को देखोगे उसके कान बड़े रहेंगे। क्यों? कैपिलरी एक्शन उसमें ऐसे रहता है कि आप मान लो डेंसिटी बढ़ा देते हैं ब्लड की, और वहाँ कान के थ्रू डेंसिटी जाके कैपिलरी जो मान लो छोटी छोटी नसें होती हैं वहाँ से डेंसिटी बढ़ जाती हैं, और वहाँ से कूलिंग, ब्लड की कूलिंग हो जाती है, उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसा ही आपके वहाँ पे जो भी एनिमल मिलेंगे उनमें स्ट्रक्चर रहता है ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1, इन एन any aquatic ecosystem it is the total amount of dissolved oxygen demand needed by the microorganism to decompose the organic and inorganic waste। मतलब ये बोला गया है कि कोई भी एक्वेटिक है, पानी के नीचे का इकोसिस्टम है, टोटल अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक आपका पॉलीथीन वगैरह डाल देते हो तो आपको क्या उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। उनको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। और जो है इसमें पूछा गया कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या रिलायबल मेजर है उसमें ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए पानी मेराइन इकोसिस्टम में। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। दोनों गलत इसलिए हैं क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सिर्फ ऑर्गेनिक को काउंट किया जाता है, कितने उनको ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करने के लिए। अगर COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पूरा काउंट में किया जाता है।
तो उसको ही ये बेटर वे बोला जाता है COD को, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, ऑक्सीजन मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोफोनिक्स, क्या हाइड्रोफोनिक्स के बेस पे डिपेंड रहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इट रिक्वायर्स बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल आइलैंड यूनिट विद द हेल्प ऑफ द बम्बो, स्टायरोफोम और गनी बैग्स। स्टायरोफोम, बम्बो, बांस और स्टायरोफोम जैसे आपका फ्रिज वगैरह के आपके मटेरियल को बचाने के लिए ऐसा आता है, या गनी बैग्स होते हैं जो। लोकटेक लेक इज़ द मणिपुर इज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट जो वेटलैंड्स है क्या। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और फ्रेंड्स ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड हुए हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट है द फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ए लेक बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर। जो मान लो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रह जाते हैं आपके मैराइन लाइफ में, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लोटिंग वाटर ट्रीटमेंट बनाया जाता है, एक आइलैंड बनाया जाता है नकली बैम्बू का और आपका स्टायरोफोम का और गनी बैग्स का, एक आइलैंड जैसा बनाया जाता है टापू, जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स वहाँ से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करता है, जैसे एक्सेस नाइट्रेट्स एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स। तो उसमें केमिकल की कमी कर देता है ये, जो लेक में केमिकल पड़ा होता है या वाटर बॉडी में। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है द विच वेटलैंड्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोफोनिक्स वेयर देयर इज नो नीड ऑफ फॉर सॉइल टू सपोर्ट द प्लांट्स। हाइड्रोफोनिक्स मतलब पानी पानी में पैदा होता है, जो सोइल की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा कई बेल जैसे उसको हम अपने घर में बोतल में लगा देते हैं, उसको सोइल की ज़रूरत नहीं रहती, पानी में ही उग जाती है वो, वैसे ही हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और जो आर्टिफिशियल आइलैंड स्ट्रक्चर बनाई जाती है बैम्बू के पास, स्टायरोफोम के पास और गनी बैग्स के साथ। निकमपुर लेक इन हैदराबाद जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, और लोकटक लेक इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, सिक्योर 20 by 2020 ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई द सिक्योर द लैंडस्केप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। जो सिक्योर 20 by 2020 ये ग्लोबल इनिशिएटिव बनाया गया है, तो ये किस एनिमल के बचाने के लिए बनाया गया है। ए है टाइगर, बी है स्नो लेपर्ड, सी है एलिफेंट और डी है राइनोसिरोस। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बी है, स्नो लेपर्ड के बारे में ये है। मान लो बर्फ़ में जो चीता रहता है उसके बारे में है। रेंज कंट्रीज फ्रॉम द पार्टनर एग्रीड टू शेयर गोल फॉर द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, GSLEP बोलते हैं, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। मतलब स्नो लेपर्ड को ग्लोबल का इनिशिएटिव बचाने के लिए या इकोसिस्टम को बचाने के लिए है। तो 2020 से 7 साल हो गए इसको। द कंट्रीज एग्रीड to work together to figure out and secure at the 20 leopard landscape across the cats range from the by 2020 2020 तक 20 लैंडस्केप जो एरिया जहाँ पे ये रहता है उसको बचाने के बोला गया है। इसको ही बोला गया है सिक्योर 20 by 2020। एटलीस्ट 100 ब्रीडिंग एज होती हैं, जैसे सिक्योर स्नो लेपर्ड लैंडस्केप आर डिफाइंड एज कंटेंट एटलीस्ट 100 ब्रीडिंग एज स्नो लेपर्ड्स। मतलब एक को काउंट में जिसमें 100 बाघ होंगे, बर्फ़ के चीते होंगे, तो उनको ही लोकल कम्युनिटी की हेल्प से सिक्योर 20 by 2020 बोला गया है। और आपका ये हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ share my video among the students who are really in need such type of things, because it is a totally paid content and it is provided by me within the free amount to the students who are really in need. Share friends. Bye.